हाय फ्रेंड्स, ये हमारा रिवीजन लेक्चर है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स के ऊपर। इस लेक्चर के नोट्स आपको exam.com/12758 पर मिलेंगे और ये लेक्चर स्पेशली एनडीए के लिए डिज़ाइन किया गया है। एनडीए का सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एंड वेटेज के बेसिस पर इस लेक्चर का कंटेंट तैयार किया गया है। तो यू में फाइंड कि कुछ इसमें टॉपिक मिसिंग है या उतने इम्पोर्टेंस उनको नहीं दी गई है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द पैटर्न ऑफ एनडीए एग्जाम विच वी हैव thoroughly studied and have prepared this lecture on the basis of that analysis. जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है कि these are revision notes, तो ये एज्यूम करता है कि आपने इस टॉपिक को 12th में एक बार या 11th में एक बार पढ़ा है और अब हम उस टॉपिक को रिवाइज करा रहे हैं एनडीए के पर्पस के लिए, जिससे एनडीए लेवल की प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकें। हमारा फर्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम इसके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं तो जब तक हमें उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग नहीं पता होगा, हम उस चीज को ढंग से हैंडल नहीं कर पाएंगे। अब हमारा ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है? ज्योमेट्रिकली अगर ये हमारा कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो हमारा ये जो है कर्व जो डेरिवेटिव है एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू सी, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इस पॉइंट पर एक अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये जो है हमारा एफ डैश सी इस टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो एफ डैश एट ए पॉइंट सी is equal to tan theta. It is not equal to theta. Theta is the inclination and slope is tan theta. तो हमारा टेंजेंट जो है एट ए पॉइंट सी एफ सी, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो y की वैल्यू c पर हो गई हमारी एफ सी, क्योंकि हमें उस पॉइंट पे अगर टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है तो हमें x और y दोनों कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ सकती है। तो इसलिए c, एफ सी पर इस अगर हम इसका वो निकालें, डेरिवेटिव निकालें और उसमें ये वैल्यू रख दें, तो हमारी इस पर टेंजेंट की वैल्यू, टेंजेंट के इनके स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। सो दैट इज द ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज हमारा कैसे डिफाइंड है कि अगर कोई y हमारा एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, x के टर्म्स में हम उसको लिख सकते हैं, से फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो उसको अगर जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो नॉट ओनली दैट गिव्स द स्लोप ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, लेकिन ये हमें ये भी बताता है कि y किस रेट से चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू x। तो जो स्लोप है एसेंशियली दैट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, दैट इज व्हाट dy बाई dx रिप्रेजेंट्स। अगर हमारा वेरिएबल, जैसे अगर हम कहते हैं कि एक हमारा फंक्शन है वो टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, जैसे डिस्टेंस है वो टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, गिवन बाय द इक्वेशन s अगर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3, तो हमारा ds अपॉन dt क्या बताता है? इट टेल्स अस the rate of change of distance with respect to time. What is that? That is nothing but the speed. तो हमारी स्पीड कैसे निकल के आई? ds अपॉन dt, उसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया जो t का फंक्शन है और हमारी स्पीड निकल आई। तो dy बाई dx की एक तो हमारा मीनिंग ये हो गया कि ये y का जो स्लोप है, y इज इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ है उसका स्लोप है, और दूसरा हमारा मीनिंग ये हो गया ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x है, एंड दोनों चीजें इक्वलेंट हैं। नेक्स्ट हमारा है कि अगर ये तो हो गया कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x हो गया हमारा, और अगर हमारा y जो है और x है दोनों फंक्शन ऑफ t है, से y इज इक्वल टू टी स्क्वायर,
और x हमारा जो है वो हमारा है से 3t+1 और हमें निकालना है dy बाई dx, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? हम इसको निकालेंगे यूजिंग द चेन रूल कि भाई हम इसको dy बाई dt लिख लें, डॉट dt अपॉन dx हो गया। तो ये किसके इक्विवेलेंट हो गया? dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt। तो इसकी वैल्यू हमारी dy बाई dt की हो गई 2t, इसकी वैल्यू हो गई 3, तो ये हमारा कितना आ गया? 2t अपॉन 3। तो dy बाई dx हमने कैसे निकाला? इसमें हमने सिंपली चेन रूल का यूज किया। कॉन्सेप्ट हमारा सेम रहा कि d मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x even when y is not given as a function of t is nothing but dy by dx। और निकालने का तरीका हमने चेन रूल वाला इस्तेमाल कर लिया, तो हमारा यहाँ पर काम हो गया। Now let us look at this pictures. It is because of pictures like this and the concept explained using these kind of pictures, I am a very big fan of NCERT. This picture and concept has been taken directly from NCERT book, which I consider to be the best as far as explanation of concept is concerned. तो अगर हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करना है तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमें समझने ही पड़ेंगे ना। अब आप ये देखिए कि ये हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स का हमारा ये ग्राफ हो गया, ये हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स हो गया, एक ग्राफ हो गया, और ये हमारी टेंजेंट आ गई, ये हमारा टेंजेंट आ गया। तो इस टेंजेंट का स्लोप कितना हो गया? ये वाली टेंजेंट अगर हम यहाँ तक एक्सटेंड करें और ये थीटा हो हमारा, तो इसका स्लोप हमारा टेन थीटा कितना हो गया? टेन थीटा हमारा क्या हो गया? dy बाई dx हो गया। नाउ अगर ये हमारा स्लोप dy बाई dx है, ये हमारा एंगल dy बाई dx है, तो हमारा क्या हो गया कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमारा कितना हो गया? ये हमारा dy हो गया और ये हमारा डिस्टेंस dx हो गया। तो ये तो बिल्कुल ऑब्वियस बात है, यहाँ तक हम लोग को कोई टेंशन नहीं है। अब जो एक फाइन पॉइंट इसमें बताया गया है वो ये है कि ये हमारा पॉइंट है एक्स वाई। अब हमने x को डेल्टा से बढ़ा दिया, डेल्टा इज सब्सटेंशियल, अभी हमने डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो नहीं किया है, तो ये एक डेल्टा हमारा एक स्मॉल डिस्टेंस वो है, स्मॉल चेंज इन वेरिएबल ऑफ x। तो इससे जो है जो y की वैल्यू में चेंज आया वो कितना आया? डेल्टा y आया। भाई ये वाला जो x डेल्टा x मतलब हमारा ये वाला पॉइंट हो गया ना, ये हमारा पॉइंट हो गया x प्लस डेल्टा x हो गया, ये वाला पॉइंट हमारा, ये अगर हमारा x प्लस डेल्टा x है तो इस पर y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू ये नहीं है, y की वैल्यू तो ग्राफ पे होगी ना, तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई। तो ये जो पॉइंट Q है ये x प्लस डेल्टा x y प्लस डेल्टा y को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो y प्लस डेल्टा y हमारा क्या हो गया? दिस प्लस दिस, और ये हमारा क्या था? y ये था, तो डेल्टा y हमारा क्या हो गया? ये वाला डिस्टेंस हुआ, ना कि ये वाला। अब इससे क्या डिफरेंस आया कि हमारा dy बाई dx का फार्मूला देखें तो ये dy था, ये dx था, तो dx और डेल्टा x तो हमारे सेम होते हैं। अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इंक्रीज करते हैं तो जो उसका डिफरेंशियल है वो चेंज के बराबर ही होता है, लेकिन इन केस ऑफ y ये ऐसा नहीं होता। तो हमारा dx इज इक्वल टू डेल्टा x, बट dy इज नॉट इक्वल टू डेल्टा y। देखिए जब हम ट्रिक्स वाले क्वेश्चन कराते हैं तो हम आपको कई सारे शॉर्टकट्स बताते हैं, तो वो शॉर्टकट्स ऐसे होते हैं जो हर केस में नहीं लगेंगे, लेकिन एनडीए की 95-99% प्रॉब्लम्स में लग के हमें क्विकली आंसर दे देंगे। तो लेकिन जब हम आपको थ्योरी बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तो वी कैन नॉट बी रॉन्ग, मतलब हम आपको एक गलत पॉइंट नहीं बता सकते जो कुछ ही जगह लगे, या एक ऐसे ढंग से कॉन्सेप्ट नहीं बता सकते, क्योंकि आपको
लाइफ में हर जगह इन कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी, और एक बार आप गलत सीख गए तो उसको अनडन करना बहुत मुश्किल होता है। तो dy इज नॉट इक्वल टू डेल्टा y, बट dx इज इक्वल टू डेल्टा x। और डेल्टा x क्या था हमारा? डेल्टा x जो है वो हमारा चेंज इन वैल्यू ऑफ x है, डेल्टा y हमारा चेंज इन वैल्यू ऑफ y है। तो अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये इक्वल नहीं है, तो ये इसको हम अब क्या इक्वेशन क्या हमारी निकल के आएगी? तो इक्वेशन हमारी क्या है आपकी? dy बाई डी एक्स। अगर हम इसको ऐसे लिख लें, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, ये तो ऑब्वियस इक्वलिटी हो गई। अब हमने अगले स्टेप में लिख लिया dy इज इक्वल टू dy बाई dy बाई डी एक्स इंटू dx। तो अब हमारा क्या निकल के आ गया? ये आया dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो अगर हमें डिफरेंशियल चेंज निकालना है y की वैल्यू में, तो हमने उसको डिफरेंशिएट कर दिया उस पॉइंट पर, और जो डेल्टा x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा क्या डिफरेंस निकल के आ गया? हमारा ये वाला निकल के आ गया। इसका यूज बहुत है, और ये कॉन्सेप्ट हमारा हमेशा लाइफ में काम आएगा कि वेयर एज डेल्टा x इज इक्वल टू डी एक्स, डी वाई इज नॉट इक्वल टू डेल्टा y। तो अब हमारा ये वाली जो इक्वेशन है वो हमारी एक ये निकल के आ गई कि dy इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स डेल्टा एक्स। तो इसका हमारा कई एप्लीकेशन है, वो हम ट्रिक्स और आगे डिस्कस करेंगे, बट ऑलवेज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ ए कर्व। तो अभी हमने आपको जो फर्स्ट चीज बताई थी, जो वो क्या बताया था कि कोई ग्राफ है तो उसका किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डेरिवेटिव उस पॉइंट पर टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब ये अगर हमारा ग्राफ है तो टेंजेंट हमारी ऑब्ट्यूस होगी, तो ये हमारा टेन थीटा टेन फाई नेगेटिव होगा। अगर ये हमारा ग्राफ है तो ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के प्रॉब्लम पैरेलल हो गई, तो ये हमारा स्लोप, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो आएगा। अगर ये वाला है तो हमारा एक्यूट एंगल हो गया ये वाला, और ये वाला है इस तरह का ग्राफ है तो हमारा ये 45 डिग्री हो गया। लेकिन हमारा जो इंक्लिनेशन क्या है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसके बीच में, तो ये हमारा राइट एंगल है। अब अगर हमारा एक ये कर्व है और एक ये कर्व है, तो इन दोनों की टेंजेंट तो पैरेलल है ना, तो इसको भी अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे इस पॉइंट पर, और इसको भी अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे इस पॉइंट पर, तो दोनों की वैल्यू हमारी सेम आएगी। तो ये हमने ग्राफिकली आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये हमारा टेंजेंट है एक्स वाई वन पे, तो ये इन सब फिगर्स की उससे हमने आपको ये बेसिक पॉइंट बता दिया। तो अब हमारा टेंजेंट क्या हुई? मतलब जो है टेंजेंट का हमारा स्लोप क्या हुआ? बाय डेफिनेशन tan phi is equal to m मतलब स्लोप ऑफ दिस लाइन इज dy बाई डी एक्स एट पर्टिकुलर पॉइंट p के कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1। अगर हमें x पता है और y इज इक्वल टू fx पता है, तो y1 कितना हो गया? fx y1 fx1। तो हम उस तरह से भी निकाल सकते हैं जैसे हमने पहले बोला था ना, CFC से। हमारा अगर C पॉइंट है तो y कोऑर्डिनेट हमारे FC हो गए। बिल्कुल ऑब्वियस बात है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में जब माइंड फ्रीज होता है तो नहीं याद आती है, तो इसलिए मैं आपको एक्सप्लिसिटली बता रहा हूँ ये बात। तो अब हमारा अगला क्या है कि इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट निकालनी है एट x1 y1। हमें कर्व की इक्वेशन दी हुई है, तो उसको डिफरेंशिएट करके हमने x1 y1 पुट किया, तो हमारा क्या आ गया? स्लोप आ गया, m की वैल्यू आ गई। अब हमारी इक्वेशन क्या होती है स्ट्रेट लाइन की? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम एक्स वन। तो एक्स एम की वैल्यू हमने यहाँ पे इसमें रख दी, तो हमारा क्या आ गया? ये वाली वैल्यू। पॉइंट कौन सा है? ये किसके थ्रू होके जा रही है? ये वाली टेंजेंट, ये x1 y1 के थ्रू जा रही है। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स x1 y1। ये इस लाइन का स्लोप हो गया एट पॉइंट P और मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1। ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। अब हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी?
उस वो भाई अगर इसका जो हमारा नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये हमारा नॉर्मल जो है ये भी x1 y1 से पास हो रहा है, और नॉर्मल का स्लोप क्या हो गया, अगर इसका स्लोप ये है तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, -1 अपॉन दिस, क्योंकि m1 m2 इज इक्वल टू -1 हो गया। तो हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है वो क्या आ गई, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू -1 अपॉन दिस, ये हमारा स्लोप हो गया इसका, इस स्लोप का नेगेटिव इनवर्स, तो ये -1 अपॉन दिस वैल्यू हो गई x माइनस x1, क्योंकि ये हमारा जो नॉर्मल है ये भी x1 y1 से होके निकल रहा है। अब हम कुछ स्पेशल केस कंसीडर कर लेते हैं कि अगर हमने टेंजेंट निकाली और हमने उस टेंजेंट का स्लोप निकाला dy/dx और उसमें x1 y1 रखा और 0 आ गया, तो इसका क्या मतलब हो गया कि tan थीटा हमारा 0 हो गया, इसका मतलब हमारा थीटा 0 हो गया। अगर थीटा हमारा 0 हो गया तो इस चीज का क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया ये अगर हमारा वो है, तो अगर ये हमारा 0 है, ये पैरेलल है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस है, तो ये इसका स्लोप जो है वो हमारा ये लाइन जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी अगर हमारा स्लोप की वैल्यू निकाल के 0 आती है। अगर स्लोप की वैल्यू हमारी इनफाइनाइट आती है तो कब होगा, tan थीटा 90 हो गया ना हमारा, तभी तो tan 90 इनफाइनाइट आएगा, तो ये हमारा किसके वो आ गया, ये इट विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड पैरेलल परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो गया ये हमारा। अगर हम बोले कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह से हमको एक इक्वेशन दे दी, भाई इसका dy/dx कितना हो गया, -a/b, वैसे भी हमें पता है कि इस लाइन का स्लोप कितना होता है, -a/b होता है, और डिफरेंशिएट करके भी हम निकाल सकते हैं एक सेकंड में कि dy/dx इज इक्वल टू -a/b। तो अगर कहीं दिया हुआ है कि भाई इसका स्लोप जो है ये इसकी पैरेलल है और हमने ग्राफ से डिफरेंशिएट करके उधर से निकाल ली x1 y1 पर, तो हमारी एक इक्वेशन आ गई, उसको हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी ये एक और एप्लीकेशन हो गया डेरिवेटिव का, कि अगर कोई हमारा कॉम्प्लेक्स सा कर्व दिया हुआ है, जैसे से दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 10x, अब हमें इसकी वो निकालनी है इक्वेशन टेंजेंट की एट से x इज इक्वल टू 1 तो और तो कोई तरीका नहीं है ना हमारे पास कि हम निकालें इसकी टेंजेंट को, तो सीधा हमने उठा के डिफरेंशिएट कर दिया e टू द पावर x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारा क्या आ गया, हमने 1 की वैल्यू रख दी, e प्लस 1/2, ये हमारा इसका स्लोप आ गया एट 1 और इसकी इक्वेशन अब हमें निकालनी है, तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू दिस हैविंग स्लोप दिस, और हमने जल्दी से निकाल दिया इस चीज को। तो ये हो गया हमारा। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल। ये स्पेलिंग में एरर है, इसको ठीक कर दिया जाएगा। तो अब इसकी अगर ये हमें लेंथ निकालनी है तो इसके फार्मूले हैं। मैंने देखा है कि अधिकतर स्टूडेंट जो 11th-12th के हैं वो इन फार्मूलों को घोटने में लगे रहते हैं, लेकिन व्हाट वी वुड सजेस्ट कि इस फार्मूले पे, क्योंकि एनडीए में पिछले 10 साल में कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं है, तो वी विल नॉट आस्क यू टू रिमेम्बर दिस फार्मूला, लेकिन अब अगर क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है, एनसीईआरटी की बुक में है और एनडीए और एनसीईआरटी का सिलेबस सेम है, तो मतलब हमें ये मेंशन करना जरूरी है, बट वी स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इन फार्मूलाज को याद ना करें, आप बस इस कॉन्सेप्ट को समझ लें, और अगर गलती से क्वेश्चन आ गया तो ये कॉन्सेप्ट यूज करके निकालने की, भाई हमारे को डेफिनेशन समझने की क्या होती है। अब ये हमारा अगर कोई y इक्वल टू एफ एक्स कर्व है, ये हमने उस पर टेंजेंट खींची, तो कॉमन सेंस क्या डिक्टेट करती है कि भाई लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी। अब यहाँ से यहाँ तो लेंथ तो फिजिकल क्वांटिटी है ना, तो ये लेंथ नहीं हो सकती, ये लेंथ नहीं हो सकती, ये लेंथ नहीं हो सकती, तो एक कॉमन सेंस कहती है कि भाई हमारा लेंथ जो है लेंथ ऑफ टेंजेंट बाय डेफिनेशन ये होगी।
और लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होगा कि लेंथ ऑफ नॉर्मल हमारी ये आएगी, और अगर हमें ये हम इस पे वर्टिकल लाइन खींच दें तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट हमारी क्या हो गई, वो ये हो गई, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल हमारी क्या होगी कि नॉर्मल से वर्टिकल वाले का डिस्टेंस। तो ये हमारी लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गई, ये हमारी लेंथ ऑफ नॉर्मल हो गई, ये हमारी लेंथ ऑफ सब टेंजेंट है, और ये हमारी लेंथ ऑफ नॉर्मल है। ये हमारा एंगल थीटा है, तो क्या हमें पता है, टेन थीटा हमको पता है, और ये वाला डिस्टेंस क्योंकि ये पॉइंट है तो ये डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, y हो गया। तो अब हमें y पता है, थीटा पता है, तो इन चारों क्वांटिटीज को हम निकाल सकते हैं। अब इन दोनों क्वांटिटी को निकालने के लिए ये देखिए ना कि ये 90 डिग्री एंगल हो गया, दिस प्लस दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस प्लस दिस एंगल इज 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, तो वो टेंजेंट के नॉर्मल होगा। तो हमारा ये वाला एंगल कितना आ गया, थीटा आ गया। अब इस वाले का भी हमें टेन थीटा पता है, वाई पता है, तो ये दोनों भी हमें निकाल सकते हैं, ये दोनों भी निकाल सकते हैं। तो वही की वही आप डायग्राम बनाइए और 1 सेकंड में फार्मूला लिखिए, और टेन थीटा के मतलब जो जैसे कॉसेक थीटा आ गया तो वो उसको कॉट थीटा करके आपने फार्मूले में वैल्यू रख दी और आपका आंसर आ गया। क्योंकि बहुत ज़्यादा फार्मूले की मगिंग करने से आपके ऊपर बहुत लोड पड़ेगा कि भाई एक बार फार्मूला याद करेंगे, 3 बार उसको रिवाइज करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि एग्ज़ाम से पहले दिन आप हमारे ट्रिक्स वाले वीडियो के लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे कि भाई उन ट्रिक्स को जल्दी से रिवाइज कर लें, बट आपका पूरा ध्यान फार्मूलाज को रिवाइज करने में लग जाएगा। हमारी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि एग्ज़ाम वाले दिन आपका टाइम हमारे सारे ट्रिक्स के लेक्चर को व्यू करने में जाना चाहिए, ना कि फार्मूलाज को रिवाइज करने के लिए। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। अब अगर हमारे दो कर्व्स दिए हुए हैं तो उनके बीच का एंगल क्या हो सकता है। अगर हमारे दो कर्व्स के बीच का एंगल का मीनिंग तभी होता है जबकि वो दो कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हो। ये हमारा एक कर्व आ गया, ये हमारा दूसरा कर्व आ गया, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो कॉमन सेंस डिक्टेट्स कि भाई इन दोनों का क्या कर्व होगा, और तो हम कुछ निकाल नहीं सकते। ये टेंजेंट हमने ड्रॉ करी, इस वाले के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों की टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दी, और उनके बीच का ये दो लाइन आ गई, इनके बीच का जो एंगल है वो हमारा एंगल बिटवीन कर्व्स हो गया। लेकिन जैसे दो लाइन है तो हमारा एक एक्यूट एंगल निकलेगा, एक ऑब्ट्यूस निकलेगा। एक्यूट तो हमारा जो पॉजिटिव एंगल होगा, मॉडुलस करके जो हमारा एंगल निकल के आता है, वो वाला एंगल हम इसमें एंगल बिटवीन एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स लेते हैं। तो अब हम इसको एक बार देख लें कि क्या y इज इक्वल टू f1x और y इज इक्वल टू f2x, अगर ये दो हमारे कर्व दिए हुए हैं तो हम tan phi विल बी m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यही तो हमने पढ़ा है कि फार्मूला ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस। और अगर ये पॉजिटिव आता है तो ये एक्यूट एंगल होता है, और नेगेटिव आता है तो ऑब्ट्यूस होता है। क्योंकि हम एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर में एक्यूट वाला लेते हैं, तो हमने इसका मॉडुलस निकाल दिया। तो ये हमारा टेन ऑफ एंगल बिटवीन टू कर्व्स क्या आ गया, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और इस वाली लाइन का स्लोप इस वाले कर्व का डिफरेंशियल एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस वाली लाइन का स्लोप जो है इस वाले कर्व का डिफरेंशिएट करके उसमें x1 y1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के रख दिया, तो हमारा आ गया m2 की वैल्यू। नाउ इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप इनके दो इक्वेशन दिए तो उनको सॉल्व करके x1 y1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। उसके बाद दोनों कर्व्स के इंडिविजुअली स्लोप निकाल के उसमें x1 y1 की वैल्यू रख दीजिए, आपका ये आ गया और आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि भाई अगर m1 m2 है तो कर्व पैरेलल एक ही जगह पॉइंट पर टच करेंगे, और m1 m2 इज इक्वल टू -1 है तो मतलब दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है वो π/2 हो गया। तो हम उसको क्या कहते हैं, इस वाले उसको कि दीज कर्व्स कट ऑर्थोगोनली
ईच अदर। अब हमारा जो ये वाला केस था कि m1 और m2 इक्वल हैं, तो वो कब होगा, ये वाला केस कि भाई अब ये वाली जो दोनों कर्व की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या पॉइंट जिसपे वो लोग टच कर रहे हैं उस पर ये लाइन पैरेलल है, तो ये दोनों की कॉमन टेंजेंट हो गई, तो m1 m2 हो गया। ये वर्टिकल होना जरूरी नहीं है, ये वाला कर्व जो है, ये वाली भी जो है, ये भी हमारी टेंजेंट जो है ये हमारी कॉमन टेंजेंट हो गई यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक किससे बना है, मोनोटोनवस, कि मतलब एक सा, कि अगर आगे जा रहा है, जैसे किसी आदमी को बोलते हैं मोनोटोनसली मूविंग, कि भाई आगे जा रहा है तो आगे ही जा रहा है, पीछे जा रहा है तो पीछे ही जा रहा है, उत्तर में जा रहा है तो उत्तर में ही जा रहा है। ऐसे ही मोनोटोनिक फंक्शन क्या हो गया कि अगर बढ़ रहा है तो बढ़े जा रहा है, अगर घट रहा है तो घटे जा रहा है, तो इट इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन द इंटरवल इन विच वी आर टॉकिंग अबाउट। तो अगर एक पर्टिकुलर इंटरवल में हम कहें कि ये फंक्शन मोनोटोनिक है, तो उस इंटरवल में वो फंक्शन या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। एग्जाम में आपको क्या कंफ्यूजन होगा कि यार मोनोटोनिक की डेफिनेशन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग था। तो क्लियरिटी के लिए बिल्कुल बता दूं, क्योंकि हमारे बच्चों को जो कंफ्यूजन होते हैं वो मैं पहले से ही आपके रिमूव कर देता हूं कि मोनोटोनिक मीन्स कि आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन द गिवन इंटरवल, एंड इट डज नॉट मीन कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, बहुत अच्छी बात है भाई, हमें कोई उससे वो नुकसान नहीं है, लेकिन हमारा जो डेफिनेशन है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि अब भाई अब हमने डेव कर लिया कि भाई इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग को मोनोटोनिक कहते हैं, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हुए क्या हमारे। तो इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन में हमारा क्या आएगा कि अगर हमारा कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, बी ए गिवन फंक्शन इन इट विद इट्स डोमेन d, और अगर उस डोमेन की एक हमने सब डोमेन बना ली, वो हमारी क्या हो गई यहाँ पर d1 हो। अब ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन क्या हो गया कि ये इधर से इधर तक बढ़ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि एफ एक्स इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन इन d1 फॉर ऑल x1 x2, अगर x1 हमारा x2 से बड़ा, यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए x1 इज ग्रेटर देन x2, तो fx1 वुड बी ग्रेटर देन fx2। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम, जैसे ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, हम ये दो पॉइंट्स ले लें, एक ये ले लिया, एक हमने ये ले लिया, ये हमारा क्या है पॉइंट, मान लीजिए x2 है, और ये वाला पॉइंट हमारा क्या आ गया x1 हो गया। अब अगर x1 x2 से बड़ा है और ऐसे सब पॉइंट्स जो कि जहां पर x1 x2 से बड़ा है, तो fx1 भी x2 से या तो बड़ा है या इक्वल है, तो हम इसको कहेंगे इंक्रीजिंग। अगर इक्वल वाला साइन हटा दें तो ये हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा। इसकी जो प्रिसाइज डेफिनेशन है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और इसकी थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन एनडीए के लिए मैं उतने डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। अभी आप यही समझ लीजिए कि इंक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया कि x1 ग्रेटर देन x2, मतलब fx1 ग्रेटर देन fx2, कि अगर मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है तो fx की वैल्यू बढ़ रही है। और अब हमारा जो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन जो है, हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन जो है वो हमारा अब क्या हो जाएगा कि जैसे ये फंक्शन है, तो ये कहीं मतलब जैसे जैसे x बढ़ रहा है तो fx की वैल्यू स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रही है, इक्वल भी नहीं हो रही है, तो उस वाली चीज को हम कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये हमारी, इसको हम कैसे लिखेंगे कि अगर x1 x2 है एलिमेंट ऑफ d1 और x1 इज लेस देन x2, तो fx1 भी fx2 से हमारा छोटा होगा और इक्वल टू साइन नहीं है, तो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये डेफिनेशन
प्रिसाइज नहीं है। ये वाली ठीक है, पहली वाली प्रिसाइज नहीं है, लेकिन आपका एनडीए वाले के लिए मैं उससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, जाऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज होंगे, इसलिए इसको अभी इतना ही कर लेते हैं। ऑल्दो माई हार्ट इज नॉट विद मी इन दिस। तो चलिए, अब हमारा क्या हो गया, लेकिन एनडीए के लिए आप बिल्कुल इसको गॉस्पल ट्रूथ मान के इससे क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। अब हमारा जो अगली चीज है वो है डिक्रीजिंग फंक्शन। ये हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो अगर ये इससे अगर जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, इफ x1 इज ग्रेटर देन इफ x1 इज लेस देन x2, दो इस तरह के ले लेते हैं, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, तो हमारा उल्टा होगा कि fx1 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू fx2। ये x1 x2 की जगह बिल्कुल हमारे स्टाफ ने थोड़ी गड़बड़ियाँ करी हैं, इनको हम बाद में चेंज कर देंगे, लेकिन ये fx1 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू fx2 होगा। तो अब हमारी अगली जो है डेफिनेशन वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की है। ये हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का हो गया। तो इस वाले में क्या है कि आपका जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है, y की वैल्यू हमारी डिक्रीज हो रही है। इस पॉइंट पे y की वैल्यू ये है, इस पॉइंट पर ये है, तो ये दोनों वैल्यू ये डिक्रीज हो रही है जैसे x बढ़ रहा है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रही है, इक्वल भी नहीं हो रही है। तो उस केस में हम इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। ये हमारी सारी चारों डेफिनेशन हो गई। अब ये फंक्शन है, ये मनमौजी है, ये कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो ये इस वाले पूरे इंटरवल में तो ये हमारा नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है। लेकिन अगर हम इसका इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का इंटरवल ले लें, तो ये हमारा इस वाले इंटरवल में इंक्रीजिंग है, इस वाले इंटरवल में हमारा ये इस वाले इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इस वाले इंटरवल में हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, फिर इस वाले इंटरवल में हमारा ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये हमारी वो हो गई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि मैक्सिमा एंड मिनिमा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन। तो मैक्सिमा और मिनिमा एज द नेम सजेस्ट क्या हो सकते हैं कि एक फंक्शन, तो उसको हम क्या कहते हैं कि भाई ये वाला फंक्शन जो है इस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा है। अगर उसके लेफ्ट में कोई पॉइंट है तो उसकी वैल्यू भी उससे कम है, और उस पर भी उस पॉइंट पर भी f की वैल्यू उससे कम है a से, और राइट में भी कोई पॉइंट है उसकी भी वैल्यू जो है f a से कम है। तो मतलब कि h यहाँ पे हमारा कितना ही स्मॉल हो सकता है, जितना स्मॉल होगा उतना ही लोकलाइज्ड मैक्सिमा या मिनिमा होगा। तो लोकल मैक्सिमा हम इसको लोकल क्यों कह रहे हैं कि भाई अगर हमारा कर्व जो है वो इस तरह से चल रहा है कि भाई ये चल रहा है, ये इस तरह से, ये इस तरह से, तो ये तो एक बहुत लोकल सा हमारा मिनिमा हुआ ना, कि जो इसका जो एच है वो ये वाला लेंगे, इतना लेंगे, तभी हमारा ये लोकल मिनिमा आएगा। तो ये क्या कहते हैं, वैसे तो मिनिमा नहीं है। अगर ये लें और ये वाला में एक मिनिमा ये करें, तो ये वाला जो है हमारा फंक्शन जो है, अगर इसको हम देखें तो ये हमारा इससे भी बड़ा मिनिमा हो गया। तो ये मिनिमा हो गया, एक ये मिनिमा हो गया। इन सब मिनिमाज का जो सबसे मिनिमम है, जैसे इन केस में ये वाला, उसको हम उस फंक्शन का उस डोमेन में मिनिमा बोलते हैं। और ये वाला जो मिनिमाज है, इन सब को अगर इंडिविजुअली हम कंसीडर करते हैं तो इनको लोकल मिनिमा बोलते हैं। जैसे ये हमारा एक लोकल मैक्सिमा हो गया, और अगर हमारा ये फंक्शन है, ये इस तरह से फिर से वो आया, नीचे आया, तो ये हमारा ये वाला भी क्या कहते हैं एक लोकल मैक्सिमा हो गया। एक हमारा ये वाला लोकल मैक्सिमा हो गया। जहाँ जहाँ पर टेंजेंट हमारी देख रहे हैं हम कि पैरेलल हो जाती है, दैट इज जहाँ जहाँ पर जिस पॉइंट पर हमारा कर्व का डेरिवेटिव 0 है, तो वो क्या होगा, वो हमारा या तो लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा, तभी तो ये चीज पॉसिबल है। तो अब हम इसको डेफिनेशन को मैथमेटिकली देखें तो हमारी ये डेफिनेशन क्या आएगी, ये हमारी डेफिनेशन क्या कहती है मैथमेटिकली
कि अगर ये पॉइंट हमारा एफ ए पर लोकल हमारा मैक्सिमा है तो एफ ए की वैल्यू एफ ए माइनस एच से भी बड़ी होनी चाहिए और एफ ए प्लस एच से भी बड़ी होगी। कि अगर कोई पॉइंट लेफ्ट में है उससे भी बड़ी है, राइट में बड़ी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एफ ए शुड बी ग्रेटर देन एफ ए माइनस एच एंड एफ ए शुड बी ग्रेटर देन एफ ए प्लस एच, where h may be very small, it may be big as well, but मतलब it may be very very small, तो भी हम उस पॉइंट को लोकल मैक्सिमा या मिनिमा बोलते हैं। ये वाली हमारी डेफिनेशन किसकी हो गई, ये हमारी डेफिनेशन लोकल मैक्सिमा की हो गई। मिनिमा वाला केस में हमारे दोनों उससे छोटा है तो एफ ए की वैल्यू एफ ए प्लस एच से भी हमारी, अगर मिनिमा है तो एफ ए की वैल्यू एफ ए माइनस एच से भी हमारी छोटी होगी और एफ ए प्लस एच से भी, तभी तो एफ ए हमारा मिनिमा हुआ ना। ये एफ ए जो है इसकी वैल्यू हमारी एफ ए माइनस एच से भी छोटी है, एफ ए प्लस एच से भी छोटी है, तो ये हमारा मिनिमा हो गया। तो हमने क्या समझा कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ये हो गए। अगर हमें दिख भी रहा है तो भी हम उसको मतलब इसको पॉइंट को हम लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ही कहेंगे, क्योंकि हम उसको लोकली चेक कर रहे हैं ना, हम उसको पूरे डोमेन में तो नहीं चेक कर रहे हैं ना, उसको अभी अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक कर रहे हैं तो ये हमारा लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा हुआ। और फिर अगर हम इसको वो आगे हमें आपको डिटेल में बताएंगे कि मैक्सिमा एंड मिनिमा वो हम कैसे निकालते हैं, लोकल टोटल मैक्सिमा मतलब मैक्सिमा एंड मिनिमा हम कैसे निकालते हैं। अब मैक्सिमम एंड मिनिमा, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, इन सबको हम कैसे निकालते हैं उसके लिए हमारे दो मेथड हैं जो एनडीए के लेवल के हैं। एक है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक है हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। बाकी तो इसमें nth डेरिवेटिव टेस्ट वगैरह भी हैं, लेकिन एनडीए में हमारा काम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट तक से ही चल जाता है। अब अगर किसी केस में nth डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा तो 1 मिनट 15 सेकंड में तो नहीं करेंगे ना, तो ऐसा क्वेश्चन एनडीए में आता नहीं है। अब हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमारे एनडीए के पर्पस के लिए हम क्रिटिकल पॉइंट को ऐसे समझ लें कि कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसके क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा है वो कहाँ होगा, कि जहाँ पर ये टेंजेंट पैरेलल होगी। हम उन पॉइंट्स को नहीं कंसीडर कर रहे हैं जहाँ पे कंटिन्यूअस तो है फंक्शन बट डिफरेंशिएबल नहीं है। उन पॉइंट्स पे भी हमारा ये मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हो सकता है ना, लेकिन हम ये दो वाले केस एनडीए में नहीं कंसीडर कर रहे हैं, हम यही वाले केसेस कंसीडर कर रहे हैं जहाँ पे डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूअस भी है। तो इस वाले केस में हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट, हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट वो हुआ जहाँ पर हमारा या तो लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा। तो वो कहाँ पे होगा, जहाँ पर ये टेंजेंट हमारी, हमने पहले ही बताया था कि ये टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। टेंजेंट हमारी कहाँ एक्स एक्सिस के पैरेलल है, कि जिस पॉइंट पर एफ डैश की वैल्यू 0 है वो पॉइंट हमारा लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा। तो ये तो हमारा निकल आया कि भाई पहले हमने कोई फंक्शन मिला, उसको हमने डिफरेंशिएट करके उसकी वैल्यू 0 कर दी, तो हमें पॉइंट्स निकल के आ गए कि कौन कौन से हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं और वही पॉइंट हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं। अब हम उसको ये कैसे निकालेंगे कि हमारे ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट्स पर ये फंक्शन जो है लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो आप ये देखिए कि अगर मैक्सिमा होगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि अगर हम ये वाले पॉइंट पे तो हमारी वैल्यू 0 है, अगर हमने एक स्लाइटली एफ डैश एक्स हमने निकाल ही लिया तो उस C1 माइनस एच पर एक कोई पॉइंट ले लें, उस पर डेरिवेटिव की वैल्यू देखें और देखें कि क्या वो पॉजिटिव आ रही है, और C1 प्लस एच ले लें, उस पॉइंट पर डेरिवेटिव की वैल्यू देखें और देखें क्या कि ये नेगेटिव आ रही है। ये वाला स्लोप तो हमारा नेगेटिव हो गया ना, क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये 90 से ज़्यादा हो गया तो ये स्लोप हमारा नेगेटिव हो गया। ये स्लोप हमारा जो है ये एक्यूट एंगल है तो ये वाला हमारा स्लोप जो है पॉजिटिव हो गया। तो जब स्लोप जो है C1 पॉइंट पर उसके जो स्लोप है व्हेन पासिंग थ्रू C1, ये जो स्लोप है ये हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, तो उस पॉइंट पर हमारा क्या हो गया, ये हमारा
मैक्सिमा हो गया, ऑब्वियस बात है। और अगर हमारा नेगेटिव है, ये मिनिमा है, तो इसमें क्या होगा, ये हमारा नेगेटिव स्लोप है और ये हमारा इस पॉइंट पर राइट में पॉजिटिव स्लोप है। तो ये वाला हमारा पॉजिटिव स्लोप हो गया, ये नेगेटिव स्लोप हो गया। तो जब हमारा स्लोप जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो हमारा मिनिमा हो गया, लोकल मिनिमा। जब स्लोप हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो हमारा लोकल मैक्सिमा हो गया। तो ये मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ये कैसे हम निकालेंगे? ये हमने उसमें सीधी सीधी वैल्यू रख दी ना हमने इसमें कि एफ डैश हमने निकाल लिया, उसमें C1 पे 0 है, C1 से छोटा एक पॉइंट लिया और चेक किया कि भाई उस पर वो नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। ऐसे ही C1 से थोड़ा सा एक बड़ा पॉइंट लिया, उस पर हमने चेक किया कि हमारा वैल्यू इसकी पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हो गया। अब हमारा क्या हुआ कि अगर हमारा मतलब हम ये जीरो भी है और कंटिन्यूस भी है और लेकिन स्लाइटली लेफ्ट और स्लाइटली राइट में हमारी जो है डायरेक्शन जो है उसकी डेरिवेटिव का जो साइन है वो ना पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ और ना नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव हुआ, या मतलब क्या रहा, पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रहा। तो वो जो हमारा थर्ड केस है, इस केस में हम कहते हैं कि ये नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा है बट इट इज ए कॉल्ड ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब आपको इसका एग्जांपल बता देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज करेंगे। ये अगर हमारा वाई वो है एक्सेस हो गई, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें हमारा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का, तो ये हमारा आया, ये इस तरह से आया। अब जैसे ये इस तरह से ग्राफ है ना, तो इसकी जो टेंजेंट इस पॉइंट पर बनेगी, इस वाले पॉइंट पे जहाँ पे मिल रहा है, वो हमारी, ये हमारा ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। अब इसकी टेंजेंट हमारी क्या हुई, dy बाई डी एक्स क्या हुआ, 3x स्क्वायर। तो जब x 0 है इस वाले पॉइंट पे तो टेंजेंट क्या है हमारी, 0 है। लेकिन क्या इस पॉइंट पर ये लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा है? नहीं है। वो तो देख के ही हमें पता चल रहा है। तो ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब ये कैसे कि अगर इससे हमने ये पॉइंट लिया तो इस पे हमारा क्या है, ये एंगल हो गया tan थीटा, ये स्लोप हमारा पॉजिटिव है। और इधर लिया तो ये वाला हमारा हो गया, तो ये वाला स्लोप भी हमारा पॉजिटिव है, ये एंगल भी पॉजिटिव है। तो हमारा जो है स्लोप की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई और हम सी के थ्रू भी निकल गए। तो ये वाला हमारा पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। तो हमारे फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या रहा हमारा, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड में कि हमने एफ डैश एक्स को 0 किया, किस किस पॉइंट पर वो एक्स की वैल्यू निकाल ली, वो क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। फिर चेक किया कि भाई लेफ्ट से राइट में जाते वक्त हमारा मतलब एक स्लाइटली लेफ्ट पॉइंट पर और राइट पॉइंट पर क्या हमारा साइन चेंज हुआ है। अगर साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हुआ है तो लोकल मैक्सिमा हो गया, और नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हुआ है तो हमारा ये लोकल मिनिमा हो गया। अब हमारा क्या निकल के आगे, ये पॉइंट है, ये हमारा लोकल मान लीजिए मिनिमा निकल गया आगे C2 जो है हमारा, और C1 हमारा क्या निकल के आ गया, इस वाले मेथड से लोकल मैक्सिमम निकल के आ गया। तो व्हाट इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो क्या कहते हैं वो वैल्यू हमारी क्या होगी, FC1 की वैल्यू। F डैश C1 0 है ना हमारा, FC1 तो हमारा ये वाली वैल्यू हो गई ना, ये यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो हमारा FC1 है ये लोकल मैक्सिमा की वैल्यू हो गई, ये FC2 जो है ये हमारी लोकल मिनिमा की वैल्यू हो गई। तो ये अब हमारा कॉन्सेप्ट इस वाले फर्स्ट डेरिवेटिव का कंप्लीट हो गया कि इफ C इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा देन FC इज ए लोकल मैक्सिमा वैल्यू, और एंड सिमिलरली इफ T इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा देन FT इज द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ F। अब हमारा नेक्स्ट टेस्ट है लोकल मैक्सिमा किसी पॉइंट पर है या नहीं, उसके लिए सेकंड और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। इस टेस्ट में भी हम क्या करते हैं भाई, लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए पहले एफ डैश एक्स निकाला, उसकी वैल्यू 0 को इक्वेट कर दी,
इस x की इक्वेशन को सॉल्व करके हमने पॉइंट्स निकाल लिए a1 a2 a3 जितने निकल के आए कि भाई ये हमारे पॉइंट्स पर या तो लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा है। अब ये नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है इसका वो क्या है कि हमने फिर उन पॉइंट्स पे फिर सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लिया और उनकी वैल्यू सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू a1 a2 पर निकाली। तो अगर f डबल डैश a1 की हमारी जो वैल्यू है पॉजिटिव आती है तो ये लोकल मिनिमा हो गया। अगर ये वाली वैल्यू हमारी f डबल डैश a1 की वैल्यू नेगेटिव आती है तो ये हमारा लोकल मैक्सिमम हो गया। अब आपने भी देखा होगा कि उसमें लेफ्ट से राइट जा रहा है, ये है वो है, तो वो मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इवन दो वी टेल यू कि भाई फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड पहले बताते हैं और सेकंड डेरिवेटिव मेथड हमने बाद में बताया है, लेकिन जो ट्रिक्स वाला हमारा लेक्चर है उसमें हमने आपको गाइड किया है कि पहले आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे इवन दो इसमें एक एडिशनल डेरिवेटिव निकालना है। और जहां जिन क्वेश्चंस में सेकंड डेरिवेटिव से काम नहीं चलेगा या नहीं निकाल पा रहे हैं किसी वजह से, तो उन वाले क्वेश्चंस में हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज करेंगे। तो ये बहुत ही हमारा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। एफ डैश एक्स को हमने 0 किया, उसके ऊपर हमने उससे x की वैल्यूज निकाल गई, उन वैल्यूज पर हमने क्या किया कि हमने फिर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकाली, उन वैल्यूज को रख दिया। अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा है, नेगेटिव है तो मैक्सिमा है, काइंड ऑफ अदर वे राउंड है। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रॉल्स थ्योरम। अब इस रॉल्स थ्योरम में क्या कॉन्सेप्ट है, तो ये हमारी रॉल्स थ्योरम पहले तो एक स्टेटमेंट उसका देख लेते हैं, फिर उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि एक हमारा f एक रियल वैल्यूड फंक्शन है डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल एंड कंटिन्यूअस इन ओपन ऑल्सो इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो ये a और b हमारा एक दो x की वैल्यूज हैं, तो इस इंटरवल में ए बी में ये फंक्शन हमारा डिफाइंड एंड कंटिन्यूअस है। चलिए ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल। हमने आपको बताया था कि भाई कंटिन्यूटी क्लोज्ड इंटरवल में देखते हैं और डिफरेंशिएबिलिटी हम हमेशा ओपन इंटरवल में बात कर रहे हैं इन सब चीज़ों में। तो ये कंटिन्यूअस हमारा है और डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल में मतलब एक्सक्लूडिंग पॉइंट ए एंड बी उनको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भाई कंटिन्यूटी तो हम राइट हैंड साइड वाला देख सकते हैं ना, डिफरेंशिएबिलिटी क्लोज इंटरवल में कैसे हम चेक करेंगे। उसका डिफरेंशिएबल के लिए तो राइट हैंड साइड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए, तो वो तो हमारा इसमें मीनिंगलेस हो गया ना लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव कैसा। तो इसलिए हम इसमें लिखते हैं कि डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल। अब हमने ये बात भी समझ में आ गई। फिर क्या कहता है, अगर ऐसा है और एक कंडीशन और जोड़ देते हैं कि एफ ए उसकी जो वैल्यू है वो एफ बी की वैल्यू के बराबर है, देन देयर इज सम पॉइंट सी इन द ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ये वाले से तो जो इमेज है इससे तो ये चीज समझ में आ नहीं रही है, इसमें तो एफ ए और एफ बी 0 है ना। ये वाला अगर हमारा जैसे देख रहे हैं तो ये वाला पॉइंट इस वाली इमेज से ये ज़्यादा क्लियर हो रहा है कि ये एफ ए है हमारा, ये एफ बी है। ये वाले पॉइंट भी अगर हम ले लें कि ये वाले पॉइंट को भी मान ले तो एफ ए और एफ बी अगर हमारी कोई दो वैल्यू इक्वल है और ग्राफ हमारा कंटिन्यूअस है तो देयर विल बी ए पॉइंट सी जिस पर जो डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव है या स्लोप है वो हमारा 0 होगा, मतलब एक पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या मिनिमा इन दोनों के बीच में लाई करेगा। अब इस चीज की ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि भाई अगर हमारा इसको आप ऐसे समझें कि ये हमारा वो हो गया, ये हमारा ग्राफ है, ये एफ ए है हमारा, ये एफ बी है, ये दोनों इक्वल हैं। तो अब या तो ये ए से बी तक कैसे जा सकता है स्ट्रेट लाइन, तो ये तो हमारा इस पे तो सारे पॉइंट्स पे एफ डैश सी की वैल्यू हमारी 0 हो गई ना, क्योंकि तो इसके पैरेलल हो गया, क्योंकि एफ ए हमारा एफ बी के बराबर है। या अगर जैसे ये शुरू हुआ, हम ऊपर जाना शुरू करा, तो अब अगर हमें नीचे आना है तो कहीं से तो हमें टर्न लेना ही पड़ेगा ना। तो जिस पॉइंट से भी हम टर्न लेंगे वही पॉइंट पे हमारी टेंजेंट पैरेलल हो गई। तो ये रोल्स थ्योरम का
असेंशियल मीनिंग है कि भाई कहीं से तो आप मुड़ेंगे ना, अगर आपको वापस आना है, ऐसे ही ये हमारा वापस आना है तो हम कहीं तो मुड़ेंगे। ऐसे ही अगर हम नीचे चले तो अगर हमें फाइनल हमारा मंजिल यहाँ पर है तो हम कहीं तो मुड़ेंगे ना, तो जहां से मुड़े वही पॉइंट हमारा टेंजेंट पैरेलल हो गई। दिस इज सम टोटल ऑफ रॉल्स थ्योरम। तो इसको मैथमेटिकली अब हमने ये कर दिया कि ए टू बी के बीच में डिफाइंड है, कंटिन्यूस है, क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, स्मूथ कर्व है हमारा ओपन इंटरवल में। तो एटलीस्ट एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ही अगर एफ ए एफ बी के बराबर है, तो जहां पर ये टर्न लेगा, दैट इज जहां पर एफ डैश सी की वैल्यू 0 होगी, या वो वाला पॉइंट हमारा लोकल मैक्सिमा जैसे इस केस में है, या लोकल मिनिमा हमारा आएगा। ये हमारा रॉल्स थ्योरम हो गई। अब नेक्स्ट थ्योरम हमारी क्या है? लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। ये हमारी नेक्स्ट थ्योरम हो गई। लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, ये इसी का मॉडिफाइड वर्जन है। उसमें हमारा क्या था? एफ मतलब एक तो फिर से वही वाली बात की ए टू बी में डिफाइंड है, ए टू बी में कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल में, और ए टू बी तक ये वाला जो फंक्शन है ये हमारा ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। नाउ अब ये तीनों कंडीशन हो गई, तो उसमें क्या था? एफ ए एफ बी से हमारा के इक्वल था। अब इक्वल नहीं भी है तो क्या हुआ कि ये एफ ए है, ये हमारा एफ बी है हमारा। तो इस वाले केस में हमारी लॉग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या है? पिछले वाले केस का एक जनरल रूल है कि जहां पे एफ ए और एफ बी इक्वल नहीं है, तो ये क्या कहती है, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा कि जहां पर एफ डैश टी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर होगा। अब आप इस चीज को ज्योमेट्रिकली समझिए। तो ज्योमेट्रिकली ये हमारी क्या बात हुई? ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये हमारा पॉइंट बी हो गया, जिसपे एक्स की वैल्यू ए है, इस पर एक्स की वैल्यू हमारी बी है। नाउ एफ ए की वैल्यू ये हो गई हमारी, एफ बी की वैल्यू ये है। अब एफ बी या तो इससे बड़ा है या छोटा है, तो ये हमने इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ड्रॉ कर दी। तो अगर यहाँ से यहाँ कंटिन्यूसली जा रहा है तो कहीं तो टर्न लेगा ना भाई, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो इस वाले टर्न जिस पॉइंट पर भी लेगा, उस वाले पॉइंट पर ये वाली जो हमारी जो स्लोप है वो इसके पैरेलल हो जाएगा, एज इज ऑब्वियस फ्रॉम दिस फिगर। तो ये हमारा ये क्या है? एफ डैश सी क्या हो गया हमारा? ये सी पर ये वाली टेंजेंट हो गई। एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए हमारा क्या हो गया? ये इस वाली लाइन का स्लोप हो गया। वो कैसे हो गया कि आप अगर देखें, ये हमारी ये वो हो गया, ये वाला ट्रायंगल करें तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये एफ बी माइनस एफ ए हो गया, ये जो डिस्टेंस है हमारा ये बी माइनस ए हो गया। तो इन दोनों का डिवीजन जो है ये हमारा इस वाली लाइन का स्लोप हो गया, विच इज इक्वल टू दिस लाइन स्लोप। तो ये इसका लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का हमारा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो गया। इसको किसी प्रूफ की जरूरत ही नहीं। With this we complete our lecture on application of derivatives, and now we have completed all the theoretical framework required to solve the problems of NDA from this chapter. अब हमारे ये रिवीजन नोट्स थे, ये हम आपको, अगर आप हमारे फुल डिटेल नोट्स देखना चाहते हैं और वीडियो देखना चाहते हैं तो वो आप हमारे CBSE वाले जो वीडियोस हैं उसमें देख सकते हैं। उसमें हमने NCERT के एक एक पॉइंट को कवर किया है। और अगर आप एडवांस नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप हमारे JEE वाले लेक्चर्स देख सकते हैं, उसमें हमने एडवांस वर्जन ऑफ दीज इश्यूज उसको लिया है, जिससे कि हम JEE लेवल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। थैंक यू।